नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 200 सालों तक अंग्रेजों ने एक फॉर्मूले के दम पर हम पर राज किया और वो फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। लेकिन राज करने वाले इस फॉर्मूले को हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी अडॉप्ट कर लिया है। कभी जाति के नाम पर बांटो, कभी धर्म के नाम पर बांटो, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर बांटो, कभी चुनाव जीतने के लिए बांटो, कभी चुनाव हारने के बाद इसलिए बांटो कि आगे जीत जाए। और यकीन मानिए, इस बंटवारा पॉलिटिक्स में एक या दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस तक, जेडीयू से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक, लिस्ट बहुत लंबी है। 5 राज्यों में मात्र तेलंगाना जीतने वाली कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को अपना नया मुख्यमंत्री चुना है तेलंगाना का, जो कह रहे हैं कि मेरे विरोधी केसीआर का डीएनए बिहार का है और मेरा डीएनए उनसे बेहतर है, यानी बिहारी डीएनए खराब है। कभी बिहारियों की अस्मिता के नाम पर हाहाकार मचाने वाले, सिर पर आसमान उठाने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर मौन है, खामोश है, चुप है, क्योंकि गठबंधन वाली सियासत में उनका विरोध कतई फिट नहीं बैठेगा। बंटवारे की एक और लकीर खींची गई है। डीएमके के सांसद ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। डीएमके कांग्रेस की सबसे बड़ी अलायंस है, इसलिए बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की तो पलटकर सोनिया गांधी ने कहा कि हम क्यों माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगे। सवाल है, क्या इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं का यही रवैया बंटवारे की लकीर खींचने वालों को कवर फायर दे रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति से आते हैं। उनके परिवार ने तेलंगाना पलायन किया था। मेरा डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। ये उस तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान है, जहां कांग्रेस अभी अभी सत्ता में आई है। रेवंत रेड्डी के बयान ने नॉर्थ बनाम साउथ की बंटवारे वाली लकीर को और बड़ा कर दिया है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, और कहते हैं कि वो जो चिकन नेक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, वहां टुकड़ा करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है। लेकिन सवाल अकेले कांग्रेस पर नहीं है। नीतीश कुमार ने एक बार बिहारियों के डीएनए के नाम पर पटना और दिल्ली को एक कर दिया था। लालू यादव भी बिहारी अस्मिता का झंडा लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन मजबूरी देखिए, कांग्रेस के एक भावी सीएम बिहारियों के डीएनए को हल्का बता रहे हैं, लेकिन नीतीश से लेकर लालू तक खामोश खड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की घनिष्ठ अलायंस डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कहा, बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। लेकिन इस बार हिंदुत्व के नाम पर जोर का झटका खाने वाली कांग्रेस इस बयान के विरोध में दिखी। यहां तक कि सेंथिल कुमार ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। खाली अमेठी में आप चुनाव हार गए इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं लगता? आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं। सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी। स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। सनातन के नाम पर अपनी ही पार्टी को कई बार आईना दिखा चुके कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तीखा बयान दिया। अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे
तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस चुनावी हार के बाद वाकई देश में बंटवारे की लकीर खींच रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस का टूल। क्या डिवाइड एंड रूल कांग्रेस का सबसे बड़ा टूल है? और आज विश्लेषण डिवाइड एंड रूल वाले सियासी टूल का ही। उत्तर दक्षिण का बंटवारा, केसीआर का डीएनए बिहार का है। रेवंत रेड्डी भावी सीएम तेलंगाना के नवंबर 2023 में यह बात कहते हैं, मेरा डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। यानी बिहार का डीएनए खराब है, तेलंगाना वालों का डीएनए अच्छा है। दोनों का बेहतर है, दोनों मां भारती के बेटे हैं, बेटियां हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी खाई खोद रहे हैं, और ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तेलंगाना जैसे राज्य का, और कांग्रेस इस व्यक्ति को चुन रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। सेंथिल कुमार सांसद डीएमके के यानी इंडिया अलायंस के नेता। बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। इनसे कोई पूछे आसाम कौन सा राज्य है, वहां पे गौमूत्र नहीं होता क्या? गोवा कौन सा राज्य है? राहुल गांधी फरवरी 2021, उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही है। ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, एक तरह से लीडिंग मैन है कांग्रेस पार्टी के। ये बात कहते हैं फरवरी 2021 में। हिंदुत्व के नाम पर बंटवारा, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, यह कहा गया। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। सोचिए, हमें सूर्य तो पसंद है लेकिन सूर्य की रोशनी पसंद नहीं है, हमें फल तो पसंद है लेकिन उस फल का रस पसंद नहीं है। कुछ ऐसी ही बात है ये। बढ़ता हूं मैं आगे। सब अब सनातन के नाम पर बंटवारा। सनातन डेंगू, मलेरिया, एचआईवी, कोरोना की तरह है। सितंबर 2023 में फेमस बयान इनका, हमें सनातन का विरोध नहीं, उसे समाप्त करना है। और कांग्रेस इस व्यक्ति के साथ खड़ी है, तमिलनाडु से लेकर देश में, और इस व्यक्ति ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है हिंदी पट्टी के अंदर। यह बात मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से आपको कह रहा हूं। बढ़ता हूं मैं आगे। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सपुत्र, कर्नाटक में कद्दावर मंत्री। जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म कहलाने के लायक नहीं। ये समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये कांग्रेस जाने। अब बढ़ता हूं मैं आगे। जातियों के नाम पर बंटवारा। राहुल गांधी अक्टूबर 2023, कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। बढ़ता हूं मैं आगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रामचरितमानस दलित विरोधी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरितमानस नीच जाति वालों का अपमान कर रही है। खुद अपने आप से ये सब तमाम लोग बोल रहे हैं। बड़ा सवाल 2023 में कांग्रेस की हार तो 2024 के लिए जाति और उत्तर दक्षिण की दीवार, ये बड़ा सवाल है आज का। दैट्स द बिग क्वेश्चन। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है, ये मैजिक वॉल पे देख लेते हैं। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है इस चर्चा के अंदर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ किशांक माने हैं, प्रवक्ता बीआरएस के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। शुरुआत विवेक जी आप ही से कर लेते हैं, और आप ही से मैं 50 सेकंड में जानने और समझने की कोशिश करता हूं। क्या आप नॉर्थ वर्सेस साउथ की दीवार की चाल है, क्या आपको लगता है ये 2024 में चुनाव जितवाएगा? नहीं, कोई नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है। नॉर्थ में भी आईएनडीआईए के बहुत सारे घटक दल हैं, जेडीयू है, आरजेडी है, वेस्ट बंगाल है, आपका हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है। तो इसमें नॉर्थ और साउथ की कोई बात नहीं है। ये तो प्रेजेंट जो इलेक्शंस हुए थे उसके कंटेक्स्ट में लोगों ने बोला इसको इससे ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं इस तरीके से ना कोई सोच रहा है, मैं जनाबे अली इसको, मैं महोदया जनाबे अली इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये रेवंत रेड्डी कौन है? रेवंत रेड्डी तो सीएम, भावी सीएम है तेलंगाना के। उन्होंने क्यों बोला केसीआर का डीएनए बिहार का है, मेरा डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है? गलत बोला तो सीएम नहीं बनाएंगे। सबने उस स्टेटमेंट की निंदा करी है, तो सीएम नहीं बनाएंगे इस व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत बोला, स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यह है कि भाई कहीं ना कहीं केसीआर से कंपीट करते करते वो क्या बोल रहे हैं, शायद वो भाषा पे संयम रखना उन्होंने छोड़ा। एक और ये सेंथिल कुमार ने बोर हो गए, गलत। सेंथिल कुमार ने जो बोला बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है,
और नहीं, अब देखिए इसमें इसको आपको मैंने पहले भी आपसे जब डीएमके के कंटेक्स्ट में कहा था, तो कहीं ना कहीं जब डीएमके की एक बात आती है, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, पहले ट्विटर पे माफी मांगी, फिर बाद में जाके बाहर भी माफी मांगी उन्होंने, और उन्होंने भी यही बोला जो पहले बोला गया था कि मैं कहना कुछ और चाहता था, मेरे शब्द उस तरीके से नहीं समझे गए, फिर भी आई अपोलोजाइज। ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात है, देखिए मैं आपसे 10 सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा अमीश देवगन, हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि देश को हम किस तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि एक हिंदूवादी तरीके से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ब्राह्मणवादी सोच होगी, मंदिर और संत और ये धर्मगुरु निर्णय करेंगे देश का कानून क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या रहेगा, कौन क्या पढ़ेगा। और दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रेस है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, एक्सपेरिमेंटेशन है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, देश को निर्णय लेना पड़ेगा। देश ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधाराएं बड़ी क्लियर हैं, राइट वर्सेस लेफ्ट है और इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और देश के नागरिकों को डिसाइड करना पड़ेगा कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है, ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है, और प्रोग्रेसिव थॉट में हर चीज आती है, उत्तर दक्षिण भी आ जाता है, गौमूत्र भी आ जाता है, हिंदू और हिंदुत्व का बंटवारा भी आ जाता है। ये सब प्रोग्रेसिव थॉट है। प्रोग्रेसिव थॉट के खिलाफ क्यों है भारतीय जनता पार्टी? शहजाद पूनावाला, आप लोग प्रोग्रेसिव थॉट के खिलाफ है या नहीं? देखिए, प्रोग्रेसिव थॉट की बातें करने वाले अब जनता और व्यूअर्स ही तय करें कि एक है भारतीय जनता पार्टी जो संघ परिवार के विचार से निकलती है, जो काशी तमिल संगमम कराती है, मतलब कि नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन कराती है। एक है भारतीय जनता पार्टी जो आदि शंकराचार्य जो केरल से निकले थे, भारत को एक सूत्र में बांधा, उनकी प्रतिमा को केदारनाथ में स्थापित करती है। और दूसरी थॉट प्रोसेस ये है जो आपने दिखाया, सेंथिल का एक बयान नहीं है, सीरियल ऑफेंडर है, उससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए, गौमूत्र राज्य। उसके अलावा शिवजी और पार्वती जी के बारे में ऐसी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी में उसको दोहरा भी नहीं सकता। और इसके अलावा डीएमके के ही नेताओं की बात करिए, एलन गोवन कहते हैं कि बिहारियों के पास कम बुद्धि होती है। अब बताइए कि बिहारी जो नेता है आरजेडी के, जेडीयू के, क्या स्टैंड है उनका। इसके अलावा डीके नेहरू जो डीएमके के लीडर है, वो कहते हैं कि हिंदी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो अविकसित होते हैं। उसके अलावा पवन मुड़ी जी हो, चाहे डीएमके के अन्य नेता हो, उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर, नॉर्थ इंडिया को लेकर क्या क्या बोला। राहुल गांधी ने अमेठी का चुनाव हारने पर नॉर्थ इंडियंस को भारत की राजनीति समझ में नहीं आती, साउथ में ज्यादा समझ में आता है, ये कहकर निकल गए। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी ने कहा था भैया, याद होगा कि भैया है ये लोग, इनको नहीं आने देंगे पंजाब, तो प्रियंका वाड्रा हंस रही थी। अब मेरा सवाल है कि यदि ये सारी टिप्पणियां इतनी आपको बेहद आपत्तिजनक लगती है, तो आरजेडी, एसपी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों ने अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? पहली बात। दूसरी बात, भारत की राजनीति में साउथ इंडिया में एक वाक्य कह दूं, ये समाजवादी पार्टी लेफ्ट का तो क्या स्टेक बचा है पूरे देश में, हमने देखा है। तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, उनका केरल में क्या स्टेक है? हमारा 11% वोट है, वहां पर आईयूएमएल का 8% वोट है। प्लीज विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज विवेक जी, प्लीज 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 एक एक करके, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अमीश जी ऐसे मत करवाइए। आई डोंट वांट टू गेट एजिटेटेड, आई डोंट वांट टू गेट एजिटेटेड। आप अपनी बात को 10 सेकंड में, आप अपनी बात को समाप्त करें, फिर विवेक आप बोलिएगा, 15 सेकंड दीजिए। डीएमके का मुझे बता दीजिए कि इन डीएमके की पार्टी का कर्नाटका में क्या स्टेक है? हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटका में, इनको पूछे कि पुदुचेरी में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारी ग्रोथ है, आंध्र में हमारी ग्रोथ है, केरल में 11.5% वोट है, हमारा आईयूएमएल से ज्यादा वोट है वहां पर। आप बता दीजिए कि आज जहां सबसे ज्यादा एमपी साउथ इंडिया में किसके हैं? बीजेपी के 29 एमपीज, जबकि और किसी दल के इतने एमपीज नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने की राजनीति तब शुरू हुई जब जाति के नाम पर बांटा, फेल हो गए, धर्म के नाम पर बांटा, फेल हो गए, सनातन को गाली दी, मां लक्ष्मी को अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी ने की, रामचरितमानस पर टिप्पणी की, वो सारे फेल होने के बाद अब ये भारत को उत्तर दक्षिण में, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया, ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि कुर्मी ओबीसी का डीएनए कमतर है, तो क्या ओबीसी की थाली पीटने वाली पार्टियां क्या स्टैंड लेंगी? क्या वो बोलेगी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री ना बने? ओके, रेवंत रेड्डी ने इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहते हैं आप अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति से पूछ लो कि नफरत की राजनीति इस देश में कौन करता है, तो बच्चा बच्चा बोल देगा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। अच्छी बात है कि आज विकास का कम से कम नाम तो ले रही है ना। जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, हम कभी नहीं किसी सब ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। लेकिन लगे हाथ इनसे ये भी पूछना चाहिए ना, संजय निषाद ने क्या कहा था
कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार उनको पार्टी से निकाला, आज भी मंत्री बना रखा उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक नरेश अग्रवाल जी थे, उन्होंने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर में अपने देवी देवताओं के बारे में, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं बार बार, नफरत की राजनीति करने वाले आप हो। आपने नफरत की राजनीति का बीज उत्तर प्रदेश देश के अंदर में बोया है। आप विकास की राजनीति करना नहीं चाहते, इसीलिए आप पूरे देश को उलझाना चाहते हो। कोई अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है और बार बार उन शब्दों को आप रिपीट करते हो तो आप भी उतना ही ऑफेंडर हो जितना उस व्यक्ति ने बोला है। आप बार बार लगातार मीडिया में हर जगह आप बार बार उस शब्दों का इस्तेमाल करते हो। इसके मतलब आप चाहते हो कि राजनीति देश के अंदर होती है, दबे नहीं, ये राजनीति उठी रहे, जनता की आवाज ऊपर ना आए। अभी मैं अगले 30 सेकंड में एक्सपोज करने वाला हूं। जो नरेश अग्रवाल का बयान आया 19 जुलाई 2017 में आया, उनको समाजवादी पार्टी ने निकाला नहीं, वो स्वयं 2018 मार्च में पार्टी में आज। एक सेकंड अब अनुराग भदौरिया के ही पैमाने पर मुझे बताएं इनकी आवाज को कम किया जाए, ये इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को सुनाई ना दे। अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित जी आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी आवाज ना पहुंचे इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। नहीं, मैं अमित जी मैं तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक मेरा समय नहीं होगा और मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा। मुझे पता है अनुराग, चलिए अब मैं बोलता हूं। अब अनुराग भदौरिया के गिन के 30 सेकंड दिए अनुराग भदौरिया के किए गए स्थापित पैमाने के आधार पर जब 17 में बोला 18 तक निकाला नहीं, अब मुझे बताइए मां लक्ष्मी को अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है और जिन्होंने कहा रामचरितमानस के बारे में ऐसी शब्दावली, उनको तो जनरल सेक्रेटरी बनाकर पदोन्नत किया, उनको कब निकालेगी समाजवादी पार्टी? अब बताएं अनुराग भदौरिया, इधर उधर मत जाना, तुम इधर उधर मत जाना, यह बात का जवाब दो। पॉइंटेड सवाल है अनुराग, अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, 30 सेकंड आपका है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कब कार्रवाई करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने दिवाली की शाम जब लोग अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नहीं करनी ना करे वो, लेकिन जब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी को पूज रहे होते हैं, वो मां लक्ष्मी के बारे में आप शब्द कह रहे थे, कार्रवाई क्या करी? अमित जी, प्रभु तो बराबर होने चाहिए। मुझे लगता है प्रभु का सम्मान आपको भी करना चाहिए। जब प्रभु राम की बात कर रहा हूं तो अमित जी आपको गुस्सा नहीं आ रही है? इतना तेज आप उसमें ही बोलिए ना कि संजय निषाद ने गलत बोला, इतना तेज बोलिए आप। जो हम बोल रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद ने बोला गलत बोला, मैं खंडन करता हूं। तो कब निकालेंगे पार्टी से, बताइए। और हम समाजवादी पार्टी से भी धर्म और जाति का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसका जवाब दीजिए, पार्टी से कब निकालेंगे? मैं आपसे बोला आप तो अभी कह रहे थे नरेश अग्रवाल को ले लिया, अपने गठबंधन से कब हटाएंगे? गठबंधन में है भाई, वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। अब बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? इधर उधर की बातें मत करो अनुराग भदौरिया, अपनी साइकिल को पार्क करो और जवाब दो। स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? बयानबाजी होती रहे और आप टीवी में प्रोपेगेंडा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को बार-बार बोलती रहे, बोल के 45 मिनट देश को डाइवर्ट करेंगे और ये जवाब नहीं देंगे। 45 मिनट डाइवर्ट करेंगे, आपको वोट करके रोजगार के नाम पे, जनता वोट करती है महंगाई के नाम पे, जनता वोट करती है मेहनत सुरक्षा के नाम पे, आप चर्चा नहीं करना चाहते। शुभराष्ट्र ऑन स्क्रीन देखिए, एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत आज लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले हिंदुत्व को बोला गया और मैंने जो विश्लेषण कहा वही आज का कार्यक्रम है। पहले हिंदुत्व को बोला गया, फिर सनातन के नाम पर गाली दी गई, फिर श्री रामचरितमानस को कहा गया, अब नॉर्थ वर्सेस साउथ किया गया, फिर कहा गया बीजेपी तो गौमूत्र राज्यों की पार्टी है। शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत 200 सालों तक अंग्रेजों ने भी इसी फॉर्मूले पर उन्होंने बार बार बोला और उसके बाद 200 सालों तक राज किया, उसी फॉर्मूले पर विपक्ष चल रहा है? शायद अभी छोटी असफलता मिली हो लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। इसीलिए 3 राज्य हारने के बाद भी उसी रणनीति पर और ज्यादा मुस्तैदी से काम हो रहा है। उन्हें पता है कि यह देश जातियों में खंड खंड हो जाएगा, प्रदेशों में खंड खंड हो सकता है, पहले भी हुआ है, इसलिए यह टूल किट काम करेगी। आज नहीं तो कल करेगी, कल नहीं तो परसों करेगी। बांटो और राज करो, ये तो पुरानी रणनीति रही है। आमिर जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब 2 पार्ट्स में देना चाहती हूँ। तात्कालिक रूप से जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि तात्कालिक रूप से ऑपोजिशन को शायद इससे चुनावों में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ऑपोजिशन का इससे सुपड़ा ही साफ होगा। और मैं बताती हूँ क्यों। कैसे? क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा की बात ये डीएमके या कांग्रेस पार्टी या और भी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो कर रहे हैं,
वो भाषा, वो कंटेंट, वो जी। आइडियोलॉजी, वो सब जनता से कटी हुई आइडियोलॉजी है। आज जब मैं बहुत बेसिक से बात कर रही हूँ आमिर जी, ये बात कोई बहुत लंबा चौड़ा मैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद पे मैं कोई आख्यान नहीं देना चाह रही। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं कोई बहुत बड़ा आख्यान नहीं देना चाहती नेशनलिज्म पे, लेकिन छोटी सी चीज़ है, अब सर्दियां आ गई हैं, इस मौसम में उत्तर भारत में भक्का बनता है, पिट्ठा बनता है, हिमाचल में सिद्धू बनता है। आप जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे आपको इडली, डोसा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सब वही अवयव हैं, वही बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे चीज़ें बनती हैं। बिहार में अगर कोई पिट्ठा खा रहा हो और केरल में अगर कोई इडली खा रहा हो तो कोई तात्विक अंतर नहीं है इन दोनों के, बस फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो थोड़ी सी उमस वाली जलवायु है। मैं ये बात बेसिक बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप जितना भी नॉर्थ साउथ कर लें, अल्टीमेटली भारत का डीएनए एक है। आप अगर उत्तर भारत में शिव परिवार की पूजा होती है, शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा होती है, तो दक्षिण भारत में मुरुगन को पूजा जाता है। क्या उन दोनों की पूजा पद्धति में अंतर है? देवी की जिस तरीके से उपासना की जाती है पूरे उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, पूर्व भारत में, क्या वैसी ही उपासना केरल में नहीं की जाती? जी। ये जिस तरीके की आइडियोलॉजी की बात ये कर रहे हैं, ये पूर्णतः वेस्टर्न डोमिनेटेड कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, मैं और शब्द नहीं बोलना चाहती क्योंकि उससे ओके विवेक वांट्स टू रिप्लाई, देन आई विल गो टू कृषांक माने आल्सो। लेकिन उस आइडियोलॉजी का मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता देती है। जी सुब्राष्ट्रा, विवेक जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो जनता जवाब दे या ना दे, देश को जोड़ने का सूत्र धर्म नहीं है, देश को जोड़ने का सूत्र सुब्राष्ट्रा धर्म नहीं है। क्या है? ये सेक्युलर देश है, इस देश को जोड़ने का सूत्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 में बना था। उसके बाद ये आपको फ्रीडम है, आप क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि कोई आदमी इस्लाम क्रिश्चियनिटी को करता है, कोई मेरी तरह एथिस्ट है और वो नहीं फॉलो करता है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, दैट डजंट मेक हिम आउटकास्ट फ्रॉम द कंट्री। या आपका कंसेप्ट ही गलत है और यही संघ का कंसेप्ट है जिसके हम खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं जो हमने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी रहेगी लेकिन उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक रहेंगे, और यही आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया ऑफ इंडिया को आप मोनोटोनस होमोजीनस नहीं बना सकते कि एक देश का एक ही धर्म, एक ही भगवान, एक ही मंदिर, ये नहीं होगा। ये डाइवर्सिटी पृथ्वी पर है, डाइवर्सिटी भारत में है। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि उसके इंग्रेडिएंट्स रिप्लाई दे रहे हैं। 30 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। विवेक जी शांति से सुनिएगा और मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछूंगी, उसका पॉइंटेड जवाब मुझे दीजिएगा। मैंने जब भक्का की बात की, इडली की बात की, पिट्ठा की बात की बिहार में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ? क्या पिट्ठा धर्म है? मेरा धर्म तो नहीं है। मैंने मुरुगन की बात की और कार्तिकेय की बात की, ये तो उसी वैविध्य की बात मैं कर रही हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, अब let me respond. No, Vivek ji. आप गॉड्स एंड गॉडेसेस को लेकर के आए। Please, I heard you very कॉन्स्टिट्यूशन का patiently. गॉड्स गॉडेसेस The problem with your ideology is exactly कोई लेना देना नहीं है कि देखिए आमिर जी बोलने नहीं देंगे। अब ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है बताइए? ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, ये कहते हैं इनको विविधता चाहिए, लेकिन इन्हीं के विचारों के सामने अगर एक विविध विचार अगर प्रकट कर दिया जाए तो ये ऐसे बात करते हैं। सुन तो लीजिए विवेक जी, मैं क्या कह रही हूँ। ये विविध विचार नहीं है, आरएसएस का संघ का एजेंडा है जिसको आप यहाँ बोल रही हैं। भैया मैं आरएसएस और संघ क्या बोलती है, मुझे क्या मतलब? मैं आरएसएस और संघ की परिचायक बन के बैठी हूँ क्या? बहुत अच्छी बात है। नहीं, कश्मीर का खाना अलग है, केरल का खाना अलग है, गुवाहाटी का खाना अलग है, पंजाब का खाना। भगवान शंकर का आरएसएस से क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश से लेना देना है। मेरा क्या लेना देना? भगवान शंकर की बात करी। एक महिला, एक सेकंड आमिर जी सुन, एक सेकंड। ये सब पॉलिटिशियंस हैं क्या? एक आम महिला, एक आम गृहिणी, पढ़ी लिखी गृहिणी जो अपने दमखम पे एक प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, वो अपनी बात नहीं रख सकती बिना संघ का चस्पा लगाए हुए? जस्ट बिकॉज मैं सिंदूर लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं असर्टिव हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, आप मुझे लेबल करेंगे? होते कौन है आप? नहीं, हम आपको हमने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे थे भाई साहब? आप लेबल लगा रहे हैं पहले, मैं उस लेबल को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप विचारों पर बात करिए, मैं विचारों पर बात करूंगी आपसे। मैं मात्र 20 सेकंड मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, क्या इडली की बात करना धर्म है? जिसका जवाब नहीं देंगे। विवेक जी
आपको किस शब्द से एक सेकंड शुभराष्ट्र आई हर्ड योर आपकी ऑब्जेक्शन भी आपकी शुभराष्ट्र आई हर्ड यू वी हर्ड यू वेल शुभराष्ट्र आपकी बात को सुना गया। मेरा निवेदन है कि अब शांत हो जाएं। विवेक आपको किस बात पे लगा कि ये आरएसएस का एजेंडा है? क्या भगवान शंकर की बात करना, वासुदेव कृष्ण की बात करना और भगवान मुरुगन की बात करना क्या आरएसएस का एजेंडा हो सकता है? क्या आरएसएस वाले वासुदेव कृष्ण को मानते हैं, अयप्पा भगवान को मानते हैं, यानी विष्णु जी को मानते हैं? अमीश भाई सबसे पहली चीज यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ द आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है? वो रिलीजन नहीं है, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आप डाइवर्स रहिए, आप कश्मीर में नॉन वेजिटेरियन खाइए। आपने बोला आइडिया ऑफ इंडिया में ये सब बातें नहीं है, तो फिर क्यों हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे राहुल गांधी? हियर मी आउट, ऑडियो डाउन करिए इनका 10 सेकंड के लिए। क्यों राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यों सनातन को लगातार गाली दी जा रही थी और पूरा इंडिया अलायंस चुप था इसके ऊपर? पॉइंट नंबर 3, एक के बाद एक नेता आए और श्री रामचरितमानस के बारे में आप शब्द कहते गए। वो कौन सा आइडिया ऑफ द इंडिया था? बताइए, बताना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या शहजाद पूनावाला ये आइडिया ऑफ इंडिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको मौका दूंगा विवेक अपनी बात को रखने का, लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। रामचरितमानस को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना आइडिया ऑफ इंडिया हो ही नहीं सकता। प्रश्न पूछना अधिकार है, प्रश्न पूछना अधिकार है। नहीं, प्रश्न पूछिए, लेकिन मेरे भगवान को गाली देने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन मेरे भगवान को गाली देने का अधिकार किसी का नहीं है। मेरे भगवान का अपमान करने का अधिकार किसी का नहीं है। अगर नहीं, आप प्रश्न पूछिए, सरकारों से पूछिए। आप प्रश्न पूछिए, सरकारों से पूछिए। लेकिन माता लक्ष्मी कैसे पैदा हुई, सवाल पूछने का अधिकार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये सवाल। बिल्कुल है और बिल्कुल पूछना चाहिए। माता लक्ष्मी कैसे पैदा हुई? दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, तब भी ये कहा जाता था। मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। अच्छा देखिए, कम से कम विवेक जी आप चिल्लाइए मत। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। विवेक जी, सदियों से मंदिरों में दलितों को आपने एंट्री नहीं दी। विवेक जी, पुजारी बनने का चांस नहीं दिया और कहा कि प्रश्न नहीं पूछ सकते और ईश्वर का अधिकार एक जाति में है। एक तो इंडिया है, इसको ये समझना चाहिए कि बाकी भी लोग पूछेंगे तभी प्रगति होगी। विवेक सार्थक रूप से चल रही है। मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है, शहजाद पूनावाला, अनुराग जी भी सम्मानित तरीके से बैठे, कृषाक माने जी भी बैठे, उनको भी बोलना है, किसी के बीच में ना बोले। अभी विवेक जी ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया रिलीजियस लाइंस पे नहीं हो सकता, तो मतलब अमीश जी आज तो इन्होंने महात्मा गांधी को त्याग दिया। महात्मा गांधी तो हे राम और राम राज्य बोलते थे। लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। मैं पुणे से आता हूं, देश को एकत्रित। अच्छा वो छोड़ देते हैं, आज सवाल सिर्फ एक है। देखिए, केसीआर हमारे दुश्मन है राजनीतिक रूप से, परंतु केसीआर को गाली देते देते उन्होंने कुर्मी समाज को गाली दी। कुर्मी कौन? ओबीसी। ये ओबीसी के हक में बोलने वाले लोग। आज मेरे 2 सवाल है। एक तो ओबीसी नहीं, मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूं। उन्होंने सिर्फ कुर्मी समाज को नहीं गाली दी, पूरे बिहार को गाली दी। मेरा पॉइंट इसमें पॉइंटेड पॉइंट ये है कि जो लोग ओबीसी कास्ट सेंसस की बड़ी बातें कर रहे थे, आज जब कुर्मी समाज ओबीसी को गाली दी गई, वो पार्टी के द्वारा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी समाज को गाली दी तो कन्विक्ट हुए। आज ओबीसी की वकालत करने वाले या उसकी एक प्रकार से दुकानदारी ओबीसी समाज के नाम पर करने वाले लोगों का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे? और दूसरी बात, कांग्रेस तो कह रही थी ना ओबीसी ओबीसी ओबीसी, बनाया सीएम रेवंत रेड्डी को। अरे वो मल्लू भाटी का क्या गलती था? वो तो दलित समाज से, वहां पर ओबीसी नहीं बना रहे। अमीश जी, तेलंगाना में एक सीएम बन रहा है इनका, तेलंगाना में ओबीसी सीएम क्यों नहीं बना रहे ये लोग? ये अच्छा ये बताइए ना। ये तो खेल है और इंडिया लाइफ चुप है। कृषांक माने काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास विवेक और अनुराग। कृषांक माने, आप बीआरएस के प्रवक्ता हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस डिबेट। लेकिन क्या आपको लगता है कि शासन का मतलब, सरकार में आने का मतलब यह है कि बिहारियों का डीएनए को गलत करार कर दिया जाएगा? देखिए अमित जी, सरकार में आने का मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी रहने का है, जिसका रेवंत रेड्डी जी को नहीं है या कांग्रेस नेताओं को नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ जातिवादी राजनीति करना है और अवसर की अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करना है, ये मतलब होता है। क्योंकि दो बार इन्होंने गलती की है। ये आदतन अपराधी है रेवंत रेड्डी जी, हैबिचुअल ऑफेंडर है। क्यों मैं बता रहा हूं? एक तो कोई मानेगा नहीं कि केसीआर जी बिहार के हैं, क्योंकि केसीआर जी ने तेलंगाना के लिए लड़ा, तेलंगाना को हासिल किया, इसीलिए लोगों ने 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। पर उन्होंने
केसीआर जी को बिहारी कहा नंबर 1, और वहां पे कुर्मी जाति को कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया कि डीएनए केसीआर जी का डीएनए है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी अमित जी, रेवंत रेड्डी जी ने बिहारी अफसरों को माफिया कहा कुछ महीनों पहले कि यहां पे तेलंगाना पता ही नहीं था। बिहारी अफसर जो है, आईएएस आईपीएस है, ये इन लोगों का माफिया है। तो मैं आज कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री के पद में बैठने वाले हैं, क्या जिनको आप बिहारी अफसर कह रहे थे, बिहारी माफिया कह रहे थे, क्या अब इन सबको निकालोगे? क्योंकि बार बार आप बिहार के पीछे हो, आप बिहार के कुर्मी जाति के खिलाफ बात करते हो, बिहार के लोगों के खिलाफ बात करते हो। और रही बात, कांग्रेस ने ये 10 साल दलित मुख्यमंत्री जो हमने वादा नहीं किया था, फिर भी उन्होंने हमको पूछा था। अब तो आपको अफसर मिल रहा है, आपने वो वादा किया था, अब क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हो? तो ये जातिवादी राजनीति अब कांग्रेस को समाधान करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी को बताना पड़ेगा कि नंबर 1, बिहार के अफसर, क्या अभी भी बिहारी अफसर जो आपके तेलंगाना के सरकार में, क्या आप उनको भिजा दोगे आप, या पूरे आईएएस आईपीएस को? अब क्योंकि आप सरकार में हो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, और मुझे लगता है शालीनता से विवेक श्रीवास्तव इसका जवाब दीजिए। 30 सेकंड के अंदर अपनी टाइम लिमिट फॉलो करिएगा आप। देखिए पहली चीज तो ये है, ये जो बोला गया गलत बोला गया, लेकिन ये ना कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है, ना आईएनडीआई के घटक दलों की लाइन है। आपके मुख्यमंत्री में थे, उन्होंने गलत बोला है और खंडन करते हैं हम जो उन्होंने बोला है। किसी भी जाति विशेष नहीं बोलना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर। मतलब वो आपके मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आप कह रहे हैं वो ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है सर। मतलब लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। मतलब राहुल गांधी बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है, चिदम्बरम बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है, दिग्विजय सिंह बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है। अब रेवंत रेड्डी ने एक लाइन ली, वो ऑफिशियल नहीं है। कौन है ऑफिशियल? बिहार के अंदर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। नहीं, आरजेडी और जेडीयू अभी तक इस पर क्यों नहीं बोले? विवेक जी, आरजेडी और जेडीयू के आदमी के गलत स्टेटमेंट को लेकर के, विवेक जी, आरजेडी जेडीयू क्यों नहीं बोल पा रहे? एक आदमी के गलत स्टेटमेंट को लेकर के एक आदमी नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री है भाई। ओके कृषांक माने वो कह रहे हैं कि एक आदमी तो बोला है। मैं बोलूं, रेवंत रेड्डी कौन है? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री है, तो अपोलोजाइज करने को बताइए। यहाँ केसीआर जी को और बिहार को भी और कुर्मियों को भी, इन तीनों को माफी मांगिए रेवंत रेड्डी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर माफी मांगेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अफसरों को बोलते हैं, आप बिहारियों को बोलते हैं, आप कुर्मियों को बोलते हैं। ये ऑफिशियल लाइन नहीं, ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आइए देख लेते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। एक्स पर शरद का ट्वीट है कि जातियों का कार्ड फेल हो गया तो अब बंटवारे का कार्ड चला दिया है। मैजिक वॉल पर आप ये ट्वीट देख रहे हैं, मोटरोला फोन से ये ट्वीट में देख रहा हूं। रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं। एक किताब लिखी गई है और उस किताब पर बवाल बचा हुआ है। ब्रेक के बाद कल से हड़कंप मच गया। सांप को रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला गया। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने अयोध्या में आने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में भी सुरक्षा को लेकर जारी किया गया अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास के होटल, पार्किंग समेत सार्वजनिक जगहों की चेकिंग की गई। दिल्ली देहात के जाफरपुर कला इलाके में डीटीसी बस और स्कूल बस में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 छात्रों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लद्दाख के जोजिला इलाके में भीषण सड़क हादसा। एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। मिग्जाम तूफान के गुजरने के बाद तमिलनाडु के प्रभावित इलाकों में लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बांटी गई राहत सामग्री। सेना ने 8 जगहों पर लोगों को खाने का सामान पहुंचाया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में मिग्जाम तूफान के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई गई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। आंध्र प्रदेश के बापटला से आगे निकला चक्रवाती तूफान मिग्जाम। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों में तूफान की रफ्तार कम होने का दावा किया। आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से टकराए चक्रवाती तूफान मिग्जाम का असर अभी भी देखा जा रहा है। विशाखापट्टनम में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है।
आंध्र प्रदेश के कपड़ा में भी मिग्जॉम तूफान का असर अभी भी जारी। भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब, जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चेन्नई में मिग्जॉम तूफान के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माउंट आबू में बारिश से तापमान और गिरा। ठंड और ठिठुरन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस का वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ होने का दावा। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। के ऊपर आप दोनों में होल्ड लगी है। पहले अनुराग जी बोल रहे हैं। अनुराग जी, ये जो शमिष्ठा मुखर्जी की किताब आई है प्रणब मुखर्जी की बिटिया की, क्या आपको लगता है इसमें वही बात लिखी है जो आप लोग सोचते हैं? देखिए, मेरा एक सीधा सा जवाब है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे। मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले तो महाराज। कि रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह नहीं आप मेरी बात, आप अपनी बात चलाएंगे कैसे बात चलेगा? मुझे भी तो अपनी बात कहनी है। ऐसा थोड़ी जो आप बोलोगे वही हमें बोलना है, जो आप बोलोगे वही हमें दोहराना है। आपकी पार्टी का हेडक्वार्टर थोड़ी है। आप अपनी किताब अरे ये आपकी पार्टी का लखनऊ का दफ्तर थोड़ी है जिसमें आपकी बात चलेगी। ये मेरा कार्यक्रम है, मेरी बात चलेगी। आप डिबेट में डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं तो गलत बात है। डिक्टेटरशिप क्या है भाई? डिबेट में सवाल पूछा चलती है भाई। आप बोलने के लिए बुलाते हो तो बोलने राहुल दीजिए गांधी ना। पर आप कहोगे नहीं ये बोलना है, नहीं ये बोलना है, नहीं ये बोला। अरे मैं जनता के मुद्दों पे बात करने आया हूं, मैं जनता के मुद्दों पे बात कर लूं। आपने इतने देर तक दूसरों को बोलने दिया। जब मैं बोलना चाहता हूं तो मुझे बोलने दीजिए ना। पेपर आएगा मैथ्स का, अंग्रेजी का थोड़ी देके आ जाएंगे और फिर बोलेगा हमें तो छोड़िए, हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें लिखने की आजादी नहीं है। पेपर तो बेरोजगारी का है। सुनिए, अरे पेपर पे आप चर्चा करना चाहते हो? पेपर तो आया बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान का, महिला का, रोड का, विकास का, हेल्थ व्यवस्था का। उस पेपर पे आप चर्चा कहां करते हो? वो पेपर को तो आप फाड़ के फेंक देते हो। आप चर्चा कराने बैठ जाते हो। चलो नफरत की चर्चा करते हैं। तुम उधर से बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, उधर से बोलो। आओ नफरत की बात करते हैं। देश को नफरत में, हम नफरत में उलझाए रहेंगे सबको, लेकिन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। मैं मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूं। पेपर ही नहीं आया, विकास का तो पेपर ही नहीं है, महिला समस्या का पेपर ही नहीं है। कमाल की बात कर रहे हो आप। यहाँ लोग परेशान, हिंदुस्तान में आप कह रहे हो पेपर ही नहीं आया। देखिए अमीश जी, जो अभी आपने साझा किया है, अमीश जी देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगी। अमीश जी, आपने जो साझा किया है, 2 अंश है इस किताब के जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी की डायरी के आधार पर लिखा है। एक है पावर विदाउट मैच्योरिटी, मतलब पॉलिटिकली इमेच्योर है राहुल गांधी। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ये सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं। 40 चुनाव आ रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष जिसका है तो आपको क्या प्रमाण की आवश्यकता है? दूसरी बात कि बार बार छुट्टी पर निकल जाते हैं, एरोगेंस परिवार का है परंतु पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं। और दूसरा पावर विदाउट मेच्योरिटी तो है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। विवेक जी, यू ऑलवेज डिस्ट्रॉय माय डिबेट्स। What is your problem, boss? जवाब दे दो। Please stop it. Please stop it. Amis ji, I am frustrated with these people. कैसे मैं डिबेट करूं? जवाब देने पे क्यों बच रहे हो? No, but it is not the way to debate. मैं 20-20 सेकंड में अपनी बात बोलता हूं, उसमें भी ये दोनों बेवकूफ बीच में बोलते रहते हैं। This is not the way to debate. 2024 में इन्हीं से लखनऊ का सवाल है। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना बंद कर देती है डिबेट। क्यों नहीं? जो करप्शन नहीं, नहीं करूंगा। आरोप लगाते उनको पार्टी में लेते हो, जो प्रभु राम का अपमान करते हैं उनको। चलिए भागे इधर से। पावर विदाउट मैच्योरिटी और पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों का आपको यहां पर प्रमाण मिलता है। पावर विदाउट मैच्योरिटी तो मैंने बता दिया। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि एक सरकार का ऑर्डिनेंस आता है, सही गलत जो भी है वो अलग विषय है, परंतु आप जाकर, आप कैबिनेट में नहीं है, आप ऑर्डिनेंस फाड़ते हो। और उस समय पर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश की धरती पर थे और उसको देखकर प्रणब मुखर्जी की जो प्रतिक्रिया है वो बुक में डिस्क्राइब की गई है कि वो आग बबूला हुए कि Who is he to undermine the decision of the cabinet? और यही तो कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल से। अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि वंशवादी अहंकार था शायद गांधी नेहरू परिवार का, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, परिवार का राजीव गांधी, संजय गांधी। उसमें उन्होंने कहा, पूरी लाइन ये है कि he has the arrogance of गांधी नेहरू परिवार, but not political acumen। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी ही सरकार के लिए हुए फैसले को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उसको अंडरमाइन करना और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेम डक बनाना और रिमोट कंट्रोल से कैसी सरकार चलती थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना, यही है। और मुझे लगता है कि ये सरकारें को डिफेंड कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इमेच्योरिटी को डिफेंड कर रही है। अखिलेश यादव तो बातें सुनाते, उनके हरे कुर्ते पहनकर आ जाते राहुल गांधी के डिफेंस में। नहीं, राहुल गांधी को डिफेंड नहीं करा अनुराग ने। तो साइकिल पे बिठा के सीटें दे दो। अनुराग हरा कुर्ता पहनना भी सीटें दे दो। मैं हरा कुर्ता पहनकर मैं आपसे पूछता हूं, तिरंगे से हरा रंग हटा दो ना। राहुल को सीटें दे दो। जनता पार्टी के झंडे में हरा रंग हटा दो ना।
कमाल की बात करते हो। हरे रंग मान्यवर, आपके हरे चश्मे निकाल कर बात कीजिए, तब आपको दिखेगा कि आप हरे चश्मे लगाकर बात करते हैं ना, इसीलिए हर इंडिफेंसिबल को डिफेंड करते हैं। एक सेकंड देखिए, ये ना हरे कुर्ते की बात है ना हरे चश्मे की बात है। एक सेकंड अनुराग, आंसर माय क्वेश्चन। जो बात प्रणब दा की डायरी में लिखी है, उस बात पे, उस विषय पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? 20 सेकंड आपका ऑडियो खुला हुआ है, बोलिए उस पे। विषय ये है। मुझसे सवाल है ना? हाँ, किससे? सवाल किससे है? आप ही से। अच्छा मैं अपनी 5 सेकंड बात कह लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैंने सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि रमेश बिधूड़ी के बारे में आपने क्या एक्शन लिया, क्या जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर शब्दों का इस्तेमाल किया, राष्ट्र का अपमान किया, अपने पार्टी से निकाला। मैं पूछना चाहता हूं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बोलने वाले सांसद को क्या आपने अपनी पार्टी से निकाला? संजय निषाद जो आपके मंत्री हैं, आपके अलाई दल हैं, जो प्रभु राम को बोलते थे दशरथ के बेटे ने क्या अपने पार्टी से निकाला? जो लोग प्रभु राम का अपमान कर रहे थे, उनको आपने पार्टी में ले लिया। प्रणब दा की डायरी को, मैं आपसे पूछ रहा डायरी था, एक सेकंड सर, रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। आपने मंत्री बना दिया, आप सर, किसके मतलब रुकना पड़ेगा अनुराग जी, आपको रुकना पड़ेगा। सुब्राष्ट्रा, जो प्रणब दा की डायरी का हवाला देकर उनकी बेटी ने किताब लिखी है, उस किताब में बहुत सारी बातें हैं और वो बहुत सारी बातें बहुत भारी है। जी आमिश जी, गांधी परिवार को लेकर के बहुत सारी बातें बहुत सारी और किताबों में भी कही गई हैं। आप देखिए, शर्मिष्ठा जी की जो किताब आई है, मैंने अभी वो किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं उस किताब पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन आप जिन प्रसंगों का जिक्र कर रहे हैं या जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत नए विचार नहीं है आमिश जी। ये नए विचार उन लोगों के लिए है जिनको आदत है कि कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन हमेशा करते रहें। जो लोग कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता रहे, ईमानदार कार्यकर्ता रहे, उनको हमेशा कांग्रेस ने दरकिनार किया है। तो ये कोई, मैं इसमें बिल्कुल अचरज में नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूं कि शर्मिष्ठा जी ने बहुत लेट की ये किताब लिख करके, उनको और पहले जी, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास से गृह मंत्री अमित शाह निकल गए हैं। इस समय की बड़ी खबर है, 3 राज्यों के सीएम के नाम पर चर्चा थी, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और काफी देर तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बीच में ये बैठक थी। पीएम आवास से निकल गए अमित शाह, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं कृषांक माने आपका। कृषांक माने द पॉइंट, कृषांक माने मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये अपरिपक्व यानी इमेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स है कि क्षेत्रवाद और हिंदुत्व में फर्क करना, सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई फर्क कर सकता है? बताइए। नहीं, बहुत अच्छा बोले राहुल गांधी। मैं इत्तेफाक रखता हूं, हिंदुइज्म एक अलग चीज है, हिंदू धर्म अलग चीज है और भाजपा का हिंदुत्व अलग है। भाजपा का हिंदुत्व राजनीति के लिए है, हिंदू धर्म साधना के लिए है, एनलाइटनमेंट के लिए है, वो एक अलग चीज है। तो दोनों चीजें अलग हैं। जब आप धर्म का प्रयोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बजाय सिर्फ पावर के लिए चाहते हो, आप भगवा पहन के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आप भगवा पहन के एमएलए बन जाते हैं और जाकर के इधर उधर गुंडागर्दी करके दुकानें बंद करवाते हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। आप अपना भगवा पहनिए, कोई रंग पहनिए, आप हिंदू धर्म का पालन करिए, रोज साधना करिए, पूजा करिए, कौन आपकी खिलाफत कर रहा है? तो धर्म का प्रयोग राजनीति में करेंगे और डिवाइड करेंगे समाज को, वैमनस्य से फैलाएंगे। विवेक श्रीवास्तव, यानी आपकी राय में ऑर्डिनेंस फाड़ना कोई इमेच्योरिटी नहीं थी, ऑर्डिनेंस सही है, फाड़ना चाहिए ऑर्डिनेंस। देखिए पॉलिटिकल लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, वो एक गलती थी, लेकिन आप उस गलती को लेकर के ढिंडोरा पीट करके प्रणब मुखर्जी ने, कांग्रेस से और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने क्या क्या नहीं मिला, कहां पहुंच गए। बहुत दूध के धुले तो छोड़ देते तब कांग्रेस। राष्ट्रपति बनने के बाद आप चले जाते हैं और जाकर के आरएसएस के मुख्यालय में आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जिसके लिए विवेक जी, देखिए मैंने आपके बीच में बोला, विवेक जी ने एक टिप्पणी की कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। बिल्कुल सही है। तो हिंदू टेरर किसने बोला था? कांग्रेस ने। हिंदुत्व टेरर नहीं बोला था, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर बोला था। अब विवेक जी बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, अब देखिए काल का चक्र कैसे घूमता है। ये ऑर्डिनेंस लाया गया लालू जी को बचाने के लिए, और लालू जी तो जेल गए ही, चलिए उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। उसके बाद अगर किसी को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा तो राहुल गांधी स्वयं को था जब वो कन्विक्टेड हुए। तो काल का चक्र कैसे घूमता है। और दूसरी बात विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शर्मिष्ठा मुखर्जी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो शर्मिष्ठा मुखर्जी पर सब कुछ दिया इस परिवार को, कैसे इसने? देखिए विवेक जी की दिक्कत यही है, इसलिए बंगाल से वो गायब हो चुके हैं। प्रणब मुखर्जी सन ऑफ बंगाल है, उनके परिवार की तरफ से किताब आई है और आज बंगाल को और बंगाल के बेटे को इस प्रकार से गाली दे रहे जो राष्ट्रपति बने।
देखिए हमारी पार्टी में नहीं थे, हम फिर भी सम्मान नहीं, हम करते हैं, गाली पर नहीं दे विवेक रहे जी किसी आज को। राष्ट्रपति हम बने गाली हुए नहीं दे रहे हैं। बंगाल के एक हम सुपुत्र और उसकी ideological बेटी को questioning कर अगर रहे इस हैं। प्रकार से सार्वजनिक टीवी पर नहीं, जो बंगाल सार्वजनिक के सबसे सुपुत्र देखे और जाने वाला बिहार के शो है सुपुत्र की उस बात पर नहीं है, बात सरेआम ideology उनको की अपमानित है। कर रहे हैं, तो बंगाल की जनता के आप विवेक पे जीवन है भर एक कि क्या करना है, ideology पर से ये लड़े विवेकहीन हैं, है, क्योंकि भाजपा ये का विवेकहीन तो- है, आप ये उससे विवेकहीन लड़े- व्यक्ति है। नहीं विवेकहीन नहीं है। विवेकहीन है, आप विवेक छोड़ के आप में सब कुछ है। आइडियोलॉजी से प्रणब मुखर्जी विवेक ही नहीं कांग्रेस है, पार्टी और उनमें अनुराग नहीं है। जीवन पर्यंत ये दोनों लड़ी नाम के विपरीत और हैं आप राष्ट्रपति के बनने के बाद आप जाकर के उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं तो प्रशंसक नहीं रहूंगा। तो अच्छा, एक कोई से प्रशंसक नहीं रहेगा। मतलब प्रणब मुखर्जी आप was a जिसकी sellout। मुखालिफत नहीं, करते आयु थे सिंह जिस प्रणब ideology मुखर्जी के पास जिस नैतिकता नहीं ideology थी। को आप एंटी इंडिया प्रणब मानते मुखर्जी थे, के पास आप नैतिकता जाके नहीं खड़े थी। हो गए उसके साथ। आप कह रहे हैं प्रणब मुखर्जी की नैतिकता नहीं थी, ये कह रहे हैं आप? प्रणब मैंने मुखर्जी ideology देश पे के question किया है। राष्ट्रपति के अपनी विषय में ideology मतलब कमाल है। तो आपका मतलब अधिकार गांधी होता है। परिवार के अगर कोई खिलाफ बोले तो उस पर सारे सवाल उठा दो। मैं कहता हूं आप उस बात का विरोध करो, अलग है, लेकिन आप उनकी नैतिकता पर सवाल उठा रहे हो, उनके परिवार पर सवाल उठा रहे हो, उनके इतने साल के परिश्रम पर सवाल उठा रहे हो। प्रणब मुखर्जी के भाई आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी होगी, विजन देखते हैं, होगी आइडियोलॉजी, आपसे आप लेकिन निर्णय देश से लेते हैं ऊपर तो नहीं है ना, आइडियोलॉजी देश के लिए मुल्क से ऊपर तो नहीं है। सुब्राष्ट्रा अच्छा, रेवंत रेड्डी आरएसएस से है, रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो एबीवीपी का है, वो ठीक है, और प्रणब मुखर्जी सेल आउट है। बताइए सुब्राष्ट्रा 10 सेकंड। प्रणब मुखर्जी पर आज सवाल उठ रहे हैं कि वो व्यक्ति सही थे कि नहीं थे। जी आमिर जी, पर हम क्यों आश्चर्यचकित हैं? यही वो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करने वाले यही वो लोग हैं जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी का इतना अपमान किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज प्रणब मुखर्जी के ऊपर सवाल उठा रहे। क्यों हम आश्चर्यचकित क्यों है? उन्होंने हमेशा प्रणब दा को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। उसके लिए मैं क्या शब्द यूज करूं? राष्ट्रपति बना देना अगर आपको लगता है कि केवल सम्मान की बात है प्रणब दा के ओहदे के पॉलिटिशियन की, तो फिर मैं आपके पॉलिटिकल एक्यूमेंट की दाद देना चाहती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं भाई, जीवन भर आप जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं और बाद में मान्यवर रेवंत रेड्डी एबीवीपी में था, जो आपके हिसाब से भारत का मॉडल होना था, और प्रणब मुखर्जी पार्टी ने कमिटेड आपको कांग्रेस सब कुछ दिया, लेकिन उसको डाउन कर के परिवार पर सवाल उठाया ना। मैं फिर आता हूं उसी विषय पर, आर पार भी अब बात होगी सत्य और तथ्य की। क्या आज देश का बंटवारा कर शासन करने की एक गहरी पॉलिटिकल साजिश हो रही है? क्या यह वोट के लिए देश हित को दांव पर रखा जा रहा है? यह बेहद गंभीर आरोप है, बेहद गंभीर सवाल है। लेकिन जैसे जैसे घटना चक्र हो रहा है, घटनाक्रम हो रहा है, उन्हें देखकर तो यही समझ आ रहा है कि देश में कभी भाषा के आधार पर, कभी जातियों के आधार पर व्यूअर्स, और कभी क्षेत्र के आधार पर, जहां आप रहते हैं उसके आधार पर बड़ा डिवाइड करने का एक बड़ा भीतरघाती प्रयास हो रहा है। याद कीजिए, जिस गांधी परिवार को बरसों तक उत्तर भारत ने जिताकर संसद में भेजा, प्रधानमंत्री तक बनाया, उसी परिवार के राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव हारे तो उन्होंने वायनाड जाकर कहा कि उत्तर भारत के लोगों की सोच बेहद सतही है। कुछ महीनों बाद उन्हीं राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया हिंदू और हिंदुत्व को अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व वो विचारधारा है जिसे मानने वाले मुसलमानों को मारते हैं। भारत जोड़ने की बात करने वाले राहुल गांधी की पार्टी जैसी तेलंगाना में चुनाव जीती, उन्होंने